आज आगे बढ़ेंगे। आज के इस सत्र के लिए उसका टॉपिक है हमारा आर्ट एंड साइंस ऑफ व्हाट एंड हाउ टू ईट। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि खाने पीने की चीजें में क्या खाना है, कैसे खाना है, इसमें क्या आर्ट एंड साइंस है। क्योंकि बस लेना है खाना है, उसमें क्या आर्ट एंड साइंस है। तो एक छोटा सा किस्सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसीलिए शेयर करती हूँ आपके साथ में कि ये पाया गया है कि हमारे आजू बाजू में हमारे जो ध्वनि लहरें लहरें रहती है। इमेजिन कर लीजिए कि कोई सैड माहौल है मेरे आजू बाजू में, मेरी ध्वनियां हैं या मेरा जो म्यूजिक अराउंड प्ले हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो मुझे भी खाने में रुचि नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर कोई मंद सी लेकिन प्लीजिंग धुन हमारे आजू बाजू में प्ले हो रही है, गाना या संगीत हमारी ध्वनियां सुन पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट पाया गया है हमारे खाने की रुचि बढ़ाने के लिए। उसको बताया गया है सोनिक सीजनिंग। तो बहुत ही सुंदर मुझे ये कंसेप्ट लगा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि जब हम आर्ट एंड साइंस की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या है, उसका भी हमारे खाने के ऊपर, हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस गति से खाना खा रहे हैं, किस मनस्थिति से खाना खा रहे हैं, इसका भी हमारे खाने के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यही आर्ट एंड साइंस आज हम आपको बताने वाले हैं। आगे जाते हुए फिर से आपके लिए और एक सवाल है। मैंने मेरा आर्ट एंड साइंस आपको बता दिया कि मेरा आर्ट एंड साइंस क्या है बिहाइंड व्हाट एंड हाउ टू ईट। अब मुझे आपसे जानना है, आप फटाफट टाइम जाया ना करते हुए अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर मैं बताती हूँ कि क्या आर्ट एंड साइंस आप समझते हो बिहाइंड ईटिंग, तो आपकी माइंड में क्या पहली बात आती है। अगर आप एक लाइन में उसका आंसर लिख दे कि आपके माइंड में पहली क्या बात आती है, जो कि हम बताएंगे कि व्हाट टू ईट एंड हाउ टू ईट। एडिक्वेट स्लीप बताया है जोसेफ जी ने, न्यूट्रिशन बताया है डायमंड, और म्यूजिक बताया है, वेरी नाइस वरुण जी, एनर्जी बताया है दिलीप जी ने, माइंडफुल ईटिंग डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट देव नारायण यादव जी। बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हेल्दी ईटिंग यस वेरी मच इंपॉर्टेंट, माइंडफुल ईटिंग यस डेफिनेटली, पीसफुल ईटिंग यस। तो आपने जो बताए हैं वो सारे अलग अलग एस्पेक्ट है जो हमें जानने हैं, क्या खाना हम खाते हैं और कैसे हम खाना खाते हैं। जब हम उन सारे एस्पेक्ट को जोड़ेंगे जो आप राइटली, एवरीबडी इज राइटिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप बहुत, मतलब बहुत ही एंथुजियास्टिक आप लिसनर्स है। एंड मतलब जब लिसनर्स इतने एंथुजियास्टिक रहते हैं तो स्पीकर को बहुत एनर्जी आती है। तो चलिए जानते हैं आपके आंसर्स को, आपके सारे उत्तरों को हमने कलेक्टिवली यहाँ जोड़ दिया है और इससे बन गई है हमारी माइंडफुल ईटिंग की साइकिल। जब जिसमें हमने जोड़ दिए हैं बहुत सारे व्हाई एंड हाउ, और वो सारे आपके जो आंसर्स है वो सारे आंसर यहाँ जोड़ने के बाद में ये साइकिल बन जाता है। तो ये साइकिल को मैं थोड़ा शॉर्टली आपको एक्सप्लेन करूंगी। व्हाई, हम व्हाई से हमने शुरुआत की है, जो कि कल का दिन था, आज का दूसरा दिन है। और तीसरे दिन में आप जानेंगे व्हेन के बारे में, दूसरे दिन में जो कि आज का दिन है उसमें आप जानेंगे व्हाट एंड हाउ के बारे में। और बचे हुए जो दो भाग है, हाउ मच टू ईट एंड वेयर टू कंज्यूम, तो ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि मैं कितना खाना खाऊं, हाउ मच आई शुड ईट, कितना खाना खाऊंगा या खाऊंगी, और उसके हिसाब से मेरे से जो एनर्जी, मेरे खाने के बाद में जो एनर्जी निर्माण होगी उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप हाउ मच टू ईट एंड वेयर टू इन्वेस्ट दैट एनर्जी, ये आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारी ये साइकिल पूरी नहीं होगी। तो हाउ मच टू ईट एंड वेयर टू यूज दैट एनर्जी, ये भाग हम हमारे आने वाले सारे सत्रों में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट टू ईट। ठीक है, तो आपका क्या नजरिया है व्हाट टू ईट के बारे में, एक एक शब्द में अगर आप बता पाए तो क्या खाना खाना है। तो इसमें अभी फिर हमें खाने की पर्टिकुलर, जैसे कि
फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप अगर लिख सकते हो। हेल्दी डाइट बता दिया है ऑलरेडी शुभोदय जी, साहू जी ने। सही खाना खाना है, ममता जी ने बता दिया है, हेल्दी फूड खाना है। कोई इंग्रेडिएंट आ रहे हैं आपके माइंड में, क्या इंग्रेडिएंट रहने चाहिए व्हाट टू ईट में, क्या खाना खाना चाहिए? हेल्दी खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना है। न्यूट्रिशियस फूड बोलने के बाद में मैं आपको आगे लेके जाती हूँ, क्योंकि कौन से इंग्रेडिएंट आने चाहिए। तो हमारा खाना कैसे रहना चाहिए? हमारा खाना बैलेंस रहना चाहिए, व्हाट टू ईट, बैलेंस मील खाना है। बैलेंस मील की परिभाषा ये हो जाएगी कि हमारे मेजर दो कैटेगरी है न्यूट्रिएंट की। एक न्यूट्रिएंट की कैटेगरी है हमारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे आप समझ पा रहे हो, माइक्रो, माइक्रो इज छोटा छोटा छोटा, एंड मैक्रो इज बड़ा क्वांटिटी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे तीन बड़े वर्ग आते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बताते हैं। तो ये हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। उनके सबके अलग अलग रोल है जो आप नीचे देख पा रहे हो। इनकी मात्रा हमें ज्यादा चाहिए एनर्जी के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए भी। माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में देखेंगे तो उसमें आता है विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट। तो जब फाइटोन्यूट्रिएंट और ये सारी चीजें आती है, तो आपको पता है विटामिन हम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं लेते हैं, बहुत छोटी मात्रा रहती है विटामिन की, लेकिन बहुत बड़ा हेल्प करता है। कोविड टाइम में हमने बहुत सारे लोगों ने देखा है कि विटामिन सी बहुत लोगों ने जाना कि विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत छोटी सी क्वांटिटी उसकी लगती है। इसीलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं जब वो कम मात्रा में हम लेते हैं। तो इनका जब संतुलन हम करते हैं उसे हम बैलेंस डाइट बताते हैं, और उसी बैलेंस आहार को, संतुलित आहार को हमें लेना है, वो खाना हमें खाना है। अब हमने संतुलित बता दिया। अब हमें हमारी प्लेट सजानी है। अभी तो प्लेट जो है बड़ी सुंदर सी हमने यहाँ दिखा दी है आपको, इसमें कुछ पोर्शन भी दिख रहा है हमें। लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा कि मेरे हर दिन में मैंने कितने फल खाने हैं, मैंने कितनी दालें खानी हैं, कितना मुझे दूसरा प्रोटीन का इंटेक या कोई सीड्स है, नट्स है, उनका मुझे कितनी मात्रा में लेना है, क्या मुझे फैट लेना है या नहीं लेना है, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? ये जरूरी है ना, कितनी मात्रा में लेना है। अगर मैं बता दूं कि फैट्स एंड ऑयल्स जरूरी है और हमने 50% अगर फैट और ऑयल ही ले लिया, तो ये संतुलित होगा क्या? नहीं, ये संतुलित नहीं होगा। इसीलिए जवाब आते जा रहे हैं प्रोटीन, फाइबर एंड बहुत बहुत सारे जवाब अभी भी आ रहे हैं। तो ये संतुलित नहीं होगा। तो क्या रहेगा संतुलित आहार, किसकी कितनी प्रतिशत मात्रा मुझे लेनी है? इसके लिए ये आंकड़े हमें बताए हैं आईसीएमआर ने, विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने जो बताया है हमें, ये आंकड़े उनसे हमें मिले हैं कि हमारे खाने के प्लेट में 13% फल रहे, 7% पल्सेस दालें रहे, 25% दूध या दही रहे, 2% नट्स एंड सीड रहना जरूरी है क्योंकि उससे भी हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, 2% गुड फैट रहना जरूरी है, 30% रहेंगे जो कि सबसे बड़ी लार्ज बड़ी मात्रा है, वो है हमारी वेजिटेबल्स की, एंड 20% रहेंगे हमारे सारी दालें, जो कि रहेगा हमारा जो हम ग्रेन्स बताते हैं, जो धान्य हम बताते हैं, वो सारे रहेंगे 20%। तो अब मुझे ये मात्रा समझ में आ गई है कि इतना मेरा रोज का कंजम्पशन रहना चाहिए। अब चलिए जानेंगे, पता तो चल गया है कौन सा कितनी मात्रा में रहना है, लेकिन मेरे थाली को सजाते वक्त मुझे उसमें क्या लेना है ये जानना जरूरी है। तो थाली में इंक्लूड क्या करना है, क्या लेना है? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। अभी डॉक्टर श्याम ने बताया वेजिटेरियन होना काफी नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या रहेंगे? होल ग्रेन्स, उनके एग्जाम्पल है जवार, बाजरा, रागी, सारे श्री धान्य जो हम बताते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत जोरों शोरों से लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि श्री अन्न का उपयोग हमने करना है। तो उसमें सारे धान्य, छोटे धान्य, मिलेट्स आ गए।
प्रोटीन लेना है ज्यादा मात्रा में, मूंग है, चना है, पल्सेस है, अलग अलग दालें हैं, उनको सबको लेना है। और ज्यादातर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें लेने हैं। अब क्या निकालना है ये हम जानेंगे। निकालना जो है हमें रिफाइंड कार्ब्स। तो डॉक्टर श्याम ने बताया कि बस वेजिटेरियन हो, लेकिन अगर हम फिंगर चिप्स खा रहे हैं एंड पिज्जा खा रहे हैं, वेजिटेरियन पिज्जा लोडेड विथ वेजिटेबल्स, लेकिन उसका बेस तो मैदे का है, तो क्या वो लेना सही रहेगा? नहीं, उसको रिमूव करना है, उसको निकालना है। व्हाइट जो भी है इज नॉट गुड, रिफाइंड फ्लावर इज नॉट गुड, मैदा अच्छा नहीं है, शुगर व्हाइट है वो अच्छा नहीं है, व्हाइट ब्रेड अच्छा नहीं है, पॉलिश राइस अच्छा नहीं है। तो जो बेकरी के प्रोडक्ट है उनको निकालना है। सैचुरेटेड फैट जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जम जाए, ऐसे वाले जो फैट्स है वो हमें हमारे खाने से निकाल देने हैं, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। क्या इंक्लूड करना है वो हमने जान लिया, क्या निकाल देना है वो हमने जान लिया। अभी देखेंगे क्या हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना सब लोग समझते हैं, जो बुरा है उसकी जगह अच्छी वाली चीज ले लेगी। तो बुरा क्या है? बुरा है कैलोरी डेंस फूड। कैलोरी डेंस मतलब कैलोरी से भरा हुआ खाना है। उसको किसके साथ रिप्लेस करना है? उसको हमें बदलना है न्यूट्रिएंट से भरे हुए खाने के साथ। सो कैलोरी वाला खाना क्या करता है? बहुत सारी कैलोरी रहती है, बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट नहीं रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना देखेंगे तो कैलोरी बिल्कुल कम है लेकिन न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है। कैलोरी से भरा हुआ खाना क्विक एनर्जी देता है हमें, लेकिन वो हेल्दी रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि क्विक एनर्जी देगा उतना ही जल्दी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, और दूसरे इमिडिएटली हमें फील होगा कि और खाना मुझे खाना है, तो ये मोटापा बढ़ाता जाएगा और इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। लेकिन ये फैट शुगर से भरा हुआ है, तो ये क्या करता है? वजन बढ़ा देता है, हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। इसके एग्जाम्पल है हमारे सारे प्रोसेस्ड फूड। इसीलिए इसको बदल के हमें न्यूट्रिएंट वाले खाने के साथ में, पोषण से भरे हुए खाने के साथ में बदलना है, जो कि अनप्रोसेस्ड खाना है। वो हमें क्विक एनर्जी नहीं देता है, लेकिन पूरे दिन भर में, जैसे अगर मैंने गेहूं का, होल व्हीट का या ज्वार का रोटी खाई है, तो ज्वार की रोटी मुझे सुबह अगर मैं खाती हूँ तो 3 से 4 घंटे तक मेरी एनर्जी अच्छे से बने रहेगी, और मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं और कुछ दूसरा स्नैकिंग करूँ। तो ये सस्टेन एनर्जी रहेगा और उससे मुझे न्यूट्रिएंट भी बहुत सारे मिलेंगे। ये अनप्रोसेस रहता है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, और इसके एग्जाम्पल है जैसे मैंने बताया, होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। आगे बढ़ते हुए जानेंगे, बहुत ही छोटा सा बहुत लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, जो हमने कैलोरी डेंस और न्यूट्रिएंट डेंस अगले पिछले वाले स्लाइड में देखा था। अभी देखिए, कैलोरी वाले कॉलम में हमने देखा था कैलोरी से भरा हुआ। अभी यहाँ है 300 कैलोरी किससे मिल रहे हैं? ब्रेड पकोड़ा से। 300 कैलोरी मिल रहे हैं हमें पाइनएप्पल और ब्लूबेरी से। लेकिन क्या फर्क है? कोई गेस करना चाहेगा इसमें क्या फर्क है? मैं आशा कर रही हूँ कि अभी आपको हमारे जो हम चर्चा कर रहे हैं विषय का एक इंटेंशन, जो डेप्थ है, जो भावना हम आपके तक पहुंचाना चाहते हैं, वो शायद आपको पता चल गया होगा अब तक। चलिए, जवाब आना शुरू हो गया है। एकदम सही पहचाना है आप लोगों ने कि ब्रेड पकोड़ा में तो फैट रहेंगे और ये न्यूट्रिशियस नहीं है, कैलोरी से भरा हुआ है। लेकिन 2 कप पाइनएप्पल और 1 कप ब्लूबेरी से हमें मिल रहे हैं फाइटो न्यूट्रिएंट, हमें मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट और फाइबर। सो एंटीऑक्सीडेंट से भी भरा हुआ रहता है। तो इसीलिए हमें ये फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खा के वेजिटेरियन बनना है, ना कि ब्रेड पकोड़ा खा के वेजिटेरियन बनना है। तो ये है बहुत ही बढ़िया उदाहरण, आपको आसान तरीके से समझने के लिए। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे लेके जाएंगे। मैंने मेरा ओपिनियन आपको बता दिया, या मेरा क्या नजरिया है ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं आपसे अभी जानना चाहूंगी कि आपका क्या नजरिया है कि हमें और क्या क्या चीजें नहीं लेनी है। एक आध दो एग्जाम्पल अगर आप फटाफट चैट बॉक्स में डाल देंगे
तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही आसानी से हम आपको समझा पा रहे हैं कौन सी चीजों को हमें नहीं लेना है। अनहेल्दी खाने को नहीं लेना है, ब्रेड को नहीं लेना है, रोटी सब्जी लेनी है। बहुत ही सही बताया है। पाइनएप्पल में, यस यस यस, पाइनएप्पल में विटामिन्स है। करेक्ट। पिज्जा नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेना है, आकाश मिश्रा जी ने लिखा है। अल्कोहल नहीं लेना है, वेरी नाइस। जंक फूड रूपाली जी ने लिखा है। ट्रांस फैट नहीं, आइसक्रीम नहीं लेना है। बहुत सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, ऑयली एंड जंक नहीं लेना है। विश्व विश्वजीत जी ने लिखा है फास्ट फूड नहीं लेने हैं। तो बहुत सही आपने बताया। तो आपके सारे आंसर्स में समराइज करके बता देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। नहीं लेने हैं हमें रिफाइंड शुगर, नहीं लेना है हमें जंक फूड, स्मोकिंग अल्कोहल हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है। साथ ही साथ स्पाइसी फूड को हम कम करें ताकि हमें एसिडिटी जैसे इश्यू ना हो। कैफीन हमें नहीं लेना है, बहुत ही कम कर दीजिए। सुबह उठते ही बहुत जरूरी लगता है तो लेना है। अदरवाइज ये भी देखा गया है कि एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ एप्पल, सफरचंद अगर आप लेते हो तो वो आपको बहुत अच्छा एनर्जी एंड एक्टिव फीलिंग देता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट है और फाइबर है कैफीन के बदले में। प्रोसेस फूड्स नहीं लेने हैं, कैलोरी डेंस नहीं लेना है, बहुत डिटेल में हमने समझा है। और ज्यादा टाइम हमें हमारे नींद के ऊपर भी देना है, स्ट्रेस को कम करने वाली चीजों की तरफ ध्यान देना है। अब जानेंगे कि क्या लेना है। तो डे लाइट में खाना खाना है, ये बहुत जरूरी है। नाइट टाइम में खाना खाने की मात्रा कम करनी है और लाइट फूड हमें लेना है। हमने जाना कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए। प्रीबायोटिक जो कि हमारी आंतों के लिए अच्छा माना गया है। पानी ज्यादा पीना है। बहुत अच्छे से चबाना है खाना, निगलना नहीं है, चबाने के बाद में निगलना है। कोई कोई लोग रोटी के, बड़ी रोटी है उसके 4 भाग करेंगे, एक भाग एक ही बार में खा जाएंगे और निगल लेंगे, चबाएंगे नहीं उसे, तो ये सही आदत नहीं है। फाइबर से भरा पूरा खाना रहना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। फर्मेंटेड कोई एक रेसिपी हमारे खाने में रहने चाहिए। हमारे भारत में बहुत सारे फर्मेंटेड रेसिपीज है और हम उसको क्यों महत्व दे रहे हैं, क्योंकि फर्मेंटेड रेसिपी हमारे आंतों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना लेना है, प्लांट बेस्ड खाना खाना जरूरी है, लेकिन देखना है कि हम हेल्दी चीजों का चयन कर रहे हैं। रात को सोने से पहले और रात का खाना, इन दोनों के बीच में लगभग 2 से 3 घंटे का, मिनिमम 2 घंटे का तो गैप रहना बहुत जरूरी है। और आपके स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपने करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड हमें ये बता रही है कि अभी हम जानेंगे, इस स्लाइड्स के साथ में हम जानेंगे कि हमारी भारत की परंपरा कितनी सुंदर है। हर रीजन को हम देखें तो कोई ना कोई एक ऐसी सुंदर रेसिपी है या ऐसा सुंदर कॉम्बिनेशन उन्होंने किया वो करके रखा हुआ है कि जो हमने बैलेंस मील प्लेट देखा है आईसीएमआर का, उसकी सेम कॉपी है, लेकिन हम भूल चुके हैं उसे, हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर में होते हुए भी हम उन सारे न्यूट्रिशन का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं, हमारे पास में टाइम नहीं है उन सब चीजों के लिए। ईस्ट का प्लेट का आप एनालिसिस अगर करें तो बहुत सुंदर यहाँ पे सत्तू पराठा लिखा हुआ है। सत्तू हम में से बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना माना गया है। अगर कोई जर्जर है, उनको भी अगर मतलब बहुत ही थकान सी लग रही हो, उनको भी आप अगर सत्तू देते हो तो वो बहुत ही बॉडी को नरिश करने वाला माना गया है। तो सत्तू का परोठा बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्ट रीजन में हमने देखा। वेस्ट रीजन में चलते हैं तो वेस्ट रीजन में आप देख पाते हो कि ब्रोकन व्हीट उपमा, एक काइंड ऑफ टिपिकल थेपला ढोकला, प्रोटीन रिच है सारे, और स्टीम्ड है, फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड खाना मैंने बताया आपको कि एक रेसिपी जरूर से आपके खाने में रहे। तो ये सारी चीजें हमारे रूटीन में है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। अब हम आ रहे हैं उस
ट्रैक के ऊपर, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि साइंटिफिकली हमारे पूर्वजों ने पहले बताया हुआ चीज अभी हमें साइंटिफिकली उसके पीछे का कारण पता चल रहा है। आगे चलते हुए देखेंगे, नॉर्थ रीजन में ज्यादा से ज्यादा चीला यूज होता है, बेसन चीला, मूंग दाल चीला। कितनी आसान रेसिपी है और कितनी हेल्दी रेसिपी है, लेकिन जल्दबाजी में हम हमारे बच्चों को ब्रेड बटर जाम दे देते हैं। लेकिन उसको अगर हम बदल दे मूंग चीला से या बेसन चीला से, तो बच्चों की बढ़ती एज में ही उनको कितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, उनकी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी, जो कि भारत प्रोटीन में डेफिशिएंट है, हमें पता है, हमने कल देखा है। साउथ रीजन में चलते हैं, पेसरेट्टू डोसा। पेसरेट्टू ये एक डोसा का प्रकार है जिसमें कि फिर से मूंग दाल उड़द दाल का कॉम्बिनेशन थोड़े ही मात्रा में चावल डालते हुए बनाया गया है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो ये है सुंदरता हमारे भारत की और न्यूट्रिशन बैलेंस हमारे भारत का, जो हम भूल चुके हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं। राइट? क्या आप लोग एग्री करते हैं? आप लोग सहमत हैं मेरी चीजों से? अगर आप सहमत हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में ये जरूर लिख दीजिए कि हम में से कितने लोग ये प्लेट, जो आईसीएमआर की प्लेट हमने दिखाई थी पहले, उसको कितना प्रतिशत फॉलो कर पाते हो। अगर आप 20% भी फॉलो करते हो तो आप लिख सकते हो कि हाँ, हम शायद 20% फॉलो कर पा रहे हैं, शायद हम हमारा प्रोटीन ले पा रहे हैं, वेजिटेबल्स कम ले रहे हैं। तो मैं इस बात को आग्रह से जानना चाहूंगी कि आप कितना प्रतिशत उस आईसीएमआर की प्लेट को फॉलो कर पा रहे हो, या हमारा इंडियन कल्चर में जो बताया गया है प्लेट, उसमें से कितना रेसिपीज हम यूज कर पा रहे हैं, कितना प्रतिशत वेजिटेबल हम यूज कर पा रहे हैं। तो अगर 100% कोई यूज कर पा रहा है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन अगर आप परसेंटेज में मुझे डाल के दे दे तो बहुत खुशी होगी मुझे। महेश महेश जी ने लिखा है 70%, कुमार जी ने लिखा है, वर्मा जी ने लिखा है 15%, नितिन जी ने लिखा है 30%, 10% भी है, 40% भी है, कोमल जी ने लिखा है 80%, मनीता जी ने लिखा है 40%, लेकिन 100% शायद ही हम में से कोई आ पाए। ये बहुत ही सैड बात है कि हम कोई भी उसको पूरे तरीके से नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। एक बात ये भी है कि हम अवेयर नहीं है, हमें उतना उसके बारे में किसी ने अवेयर नहीं किया है। अब जब हमें आई ओपनिंग नंबर दिखे हैं कल के सेशन में, तब शायद हमें थोड़ा चेतना आई होगी कि ये हमें स्टेप लेना है, ये कदम उठाना है, क्यों लेना है। तो अब जब ये गैप निर्माण हो गई है, एक बात तो हम पूरा तरीके से प्लेट नहीं सजा पा रहे हैं हमारी, दूसरी बात इन केस हम बहुत प्रयत्न कर ले उसको सजाने का, लेकिन जो हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं या जो भी कुछ ग्रेन्स या जो नट्स एंड सीड्स मिलते हैं, उसमें भी अडल्ट्रेशन होने के वजह से हमें उसका पूरा पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, जिसके वजह से न्यूट्रिशन की एक गैप सी निर्माण हो गई है। उस गैप को हमें मिटाना है, और उस गैप को मिटाने के लिए एक ब्रिज का हमें यूज करना है, जिसमें कि हमें ये भी जानना जरूरी है कि सप्लीमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमारा प्रोटीन रिकमेंडेड, जो हमारा डाइटरी अलाउंस है, जो हमें रिकमेंड किया गया है बाय द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया, फाइबर का रिकमेंडेड डोज डेली, हमारे विटामिन मिनरल्स का डोज और गुड फैट का डोज, ये हमारे सेहत में रहना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे शरीर का आधार स्तंभ है, ये हमारे शरीर का फाउंडेशन है। लेकिन क्या मैं कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे ही ले लूं तो सही रहेगा? ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें हर प्रोडक्ट के पीछे का लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आइडियल प्रोडक्ट और आइडियल लेबल उसको माना गया है जिसमें कि प्रिजर्वेशन फ्री प्रोडक्ट जो है, आर्टिफिशियल कलर्स फ्री जो है, और जिसमें कि हमने ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज किया है, ऐसे चीजों को उपयोग करके बनाए गए ये सारे प्रोडक्ट है जिनका हमने ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना जरूरी माना गया है। तो इसका हमने ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए, हमारे लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए,
हमारे टीनेजर बच्चों के लिए जिनमें कि प्रोटीन बढ़ते हुए एज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये अवेयरनेस हमें आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा मॉर्निंग न्यूट्रिशन की ये एक तरीके की हमारे शरीर की मांग है जिसको हमें पूरी करनी है। तो आज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी इस न्यूट्रिशन की गैप को हमें भर के निकालना है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक रेसिपी आपको बताती हूँ कि चिया सीड वाटर। तो चिया सीड वाटर, अच्छा इससे चिया सीड वाटर जाने से पहले थोड़ा सा बैक लेके जा रही हूँ। अर्जुन जी ने कल हमें एक लस्सी वाला बताया था फाइबर के साथ में, तो मैं रेडी हूँ आज मेरी लस्सी लेके फाइबर के साथ में, और मेरा भी आज का मॉर्निंग न्यूट्रिशन पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आपने भी वो इम्प्लीमेंट किया होगा। नहीं किया होगा तो आज से शुरू कर दीजिए और आगे चलते हैं, जिसमें कि हमने जाना है फाइबर, फाइबर रिच चिया सीड। तो जब फाइबर हम सिंगल लेंगे तो हमें 2 ग्राम का फाइबर उसमें मिलेगा, लेकिन इसको अगर आप फाइबर न्यूट्रलाइट के साथ में अगर कंबाइन कर दोगे तो आपको उसका 5 ग्राम से भी ज्यादा का और 200% से भी ज्यादा हमें उसका फायदा मिलने वाला है। तो ये डिफरेंस हमारा फाइबर मीटर हमें दिखा रहा है, विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा भाग है आज के चर्चा का, जो है हाउ टू ईट, और मैं इसको थोड़ा क्विकली खत्म करूंगी क्योंकि हमें टाइम भी कम रहा है अभी। तो हाउ टू ईट में भी क्या आर्ट एंड साइंस है ये आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे हाउ टू ईट लेना है खाना है, उसमें क्या आर्ट एंड साइंस है। तो थोड़ा थोड़ा साइंस में आपको यहाँ बता देती हूँ। च्यूइंग, च्यूइंग मतलब जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो जब हमारा खाना मुंह में गया है तो वो हमारे सलाइवा सलाइवा के साथ में जो लार है हमारी मुंह की, उसमें मिक्सअप हो जाता है। और जब वो हम चबाते हैं उसे, एक बहुत ही सुंदर कहावत है हमारे भारतीय परंपरा में कि 32 बार चबाना है। तो क्या मुझे 32 बार काउंट करना है? एक बार चबाया, 2 बार चबाया, 32 बार चबाते हुए? उसका उसका मतलब ये नहीं है कि 32 बार काउंट करना है। उसका मतलब ये है कि इतना चबाना है उसे कि वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए और हमें निगलने के लिए आसानी हो। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जब हम च्यूइंग करते हैं, ये च्यूइंग का प्रोसीजर है जो स्टेप बाय स्टेप जाता है। इसका एक अर्ली स्टेज आता है जिसमें कि खाना सलाइवा के साथ मिक्स होते हुए दूसरे एंजाइम्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो ये अर्ली स्टेज से लेटर स्टेज जब जाता है, दूसरे स्टेज में, तभी मुंह के अंदर ही हमारे खाने का डाइजेशन शुरू हो गया रहता है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एंजाइम का एक्शन होके कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या उसका उसको उसको टूटना वहीं पे शुरू हो जाता है मुंह में। तो इसीलिए जब हम बहुत अच्छे से खाना चबाएंगे और लेंगे तभी हमें उसके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे। और एक कहावत है, इट इट इज कॉल्ड एज ईट वाटर एंड ड्रिंक फूड। तो पानी इतना स्लोली पीना है जैसे कि आप खाना खा रहे हो, और खाना इतना चबाना है कि उसको आप पी पाओ। तो ड्रिंक योर फूड, इतना उसको चबाना है, क्योंकि फिर आंतों को आसानी होगी उसमें से न्यूट्रिएंट लेके बॉडी को पहुंचाने के लिए। अब आ गए हैं हमारे सुपर हीरो, जो सलाइवा की मैं बात कर रही थी। तो सलाइवा का क्या बस चबाने के लिए रोल है? नहीं, सलाइवा का रोल है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे मुंह के प्रोटेक्शन के लिए, उसको मॉइस्ट रखने के लिए। उसमें अगर कोई बैक्टीरियाज एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं तो मुंह में ही उसका विनाश भी करने की कैपेसिटी सलाइवा रखता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा सलाइवा सुपर हीरो। आगे चलते हुए जानेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है गट ब्रेन क्रॉस टॉक। तो कितना, जैसे ही हम खाना खाते तो हमारी आंतें एक सिग्नल पहुंचा देती है हमारे ब्रेन को। तो ब्रेन से कुछ एंजाइम्स निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिग्नल, और जाके वो हमारे आंतों को एंजाइम्स को पहुंचाते हैं ताकि हमारी चयापचय की क्रिया अच्छी बनी रहे। अब हम अगर रश में खाना खा रहे हैं या फिर टेंशन में खाना खा रहे हैं तो खाना तो खा लेंगे, खाने के बाद में एक सेंसेशन सा फील होता है, गुड़गुड़ाहट सी शुरू हो जाती है, एक अनइजीनेस सा शुरू हो जाता है, लोगों को एसिडिटी हो जाती है जब वो ऐसे टेंशन में खाना खा लेते हैं। तो
तो ये इसलिए होता है क्योंकि गट जो है हड़बड़ाहट में खाना खाने की वजह से सही सिग्नल नहीं जा पाते हैं ब्रेन को, और ब्रेन को जो है वो कम ज्यादा, फिर ब्रेन के सिग्नल डिस्टर्ब हो गए तो ब्रेन ने भी एंजाइम कम ज्यादा मात्रा में भेज दिए हैं, तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया है, ये प्रॉब्लम होता है। तो ये ब्रेन और गट का जो क्रॉस टॉक है उसको नॉर्मल रखना ये हमारे हाथ में है, इसीलिए खाना हमें स्लो खाना है। तो खाना स्लो खाना है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं कि क्या फायदा होगा? फटाफट से आप अगर आपके चैट बॉक्स में डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा कि क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं। न्यूट्रिशन मिल पाएगा। यस, न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है। वैशाली जी ने भी लिखा है। यस, तो वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, तो मैं थोड़ा आगे लेके जाऊंगी। कम खाना खाने, धीमे खाना खाने से हमें ज्यादा से ज्यादा चबाने के लिए टाइम मिलेगा, डाइजेशन और न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन होगा। कैलोरीज हम कम खाएंगे तो मोटापा कम होगा, उसी के साथ साथ में डायबिटीज का रिस्क कम होगा। हम बीच बीच में मुंह को क्लेंज करने के लिए थोड़ा वाटर पिएंगे, पानी पिएंगे, तो पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। हमारी आगे वाली स्नैकिंग भी कम होती जाएगी, और डेफिनेटली हमें उससे फायदा मिलेगा। तो ये है हमारा फायदा, और हमें बहुत लंबा देर तक हम फुल फील करेंगे, तो नेक्स्ट वाला स्नैकिंग हम नहीं करेंगे। और क्या होता है, और ये हमें एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का चीज है जो माइंड के ऊपर मील का क्या इन्फ्लुएंस होता है। माइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए हमें यहाँ बताना है कि अगर हम बाकी के सारे डिस्ट्रैक्शंस रोक के खाना खाए, तो पहले के जमाने में रहता था कि भाई खाना खाओगे तो बात नहीं करना है, बड़े लोग डांट देते थे, तो ये डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए रहता था, ताकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन खाने पे रहे। हमारा फोकस, अगर हम दूसरा पॉइंट जो है कि फोकस जो है हमारा सेटिस्फैक्शन, खाने से सेटिस्फैक्शन के ऊपर रहना चाहिए, ना कि ज्यादा खाना खाने के ऊपर। तीसरी बात यह है कि खाने में हमें माइंडफुली खाना खाना है। चौथी बात यह है कि अन अनवांटेड जो खाना है, स्नैकिंग है, मूवी देख रहे हैं स्नैकिंग कर रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हमें कम करना है। हमें लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लान, हमें हमारा जो नेक्स्ट खाना है या नेक्स्ट स्नैक है उसको आज ही अभी ही प्लान करना है। जैसे कि मैंने मेरा मॉर्निंग वाला प्रोटीन का ड्रिंक मुझे लेना है करके मैंने प्री डिसाइडेड रखा, तो इंटेंशन था मेरा कि मुझे ये लेना ही है। तो जब मैं ये डिसाइड करके रखूंगी तभी मेरा आगे का मील डिस्टर्ब नहीं होगा। तो प्री प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। चार टिप्स है आपके लिए, ये आपको मिल जाएंगे बाद में आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में कि कौन से चार टिप्स है जिससे कि आप आपका खाना स्लो कर सकते हो। धीरे धीरे